जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 19 रहने वाली है। 18 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है? तो सबसे पहले बात करें जलवायु परिवर्तन सूचकांक की, तो इसमें 1 से लेके 3 रैंक तक कोई भी देश शामिल नहीं है। यहाँ 1 से लेके 3 रैंक तक कोई भी देश नहीं है। और 4th रैंक पर कौन है? 4th रैंक पर हो जाएगा डेनमार्क। तो सर्वोच्च इन सभी देशों में सर्वोच्च स्थान पर कौन हो जाएगा? डेनमार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत हो जाएगा हमारा 10वें नंबर पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 10 नंबर पर। तो ये आपको याद रखनी है। कोई भी सूचकांक को आपको उसमें 2 बात याद रखनी है कि ये इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है और भारत इसमें कौन से नंबर पर है। ये आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर के अध्ययन की। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? लीवर के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लंग्स के अध्ययन को, यहाँ फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के अध्ययन को कहते हैं पुल्मेनोलॉजी। और मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? मस्तिष्क के को। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पुल्मेनोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? लंग्स के अध्ययन को या फेफड़ों के अध्ययन को। न्यूरोलॉजी किसको कहते हैं? ब्रेन के अध्ययन को। और हेमेटोलॉजी किसको कहते हैं? ब्लड या खून के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट की और ऑल्ट की किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की कौन कौन सी होती है? F1 से लेके F12 तक जो की होती हैं उनको कहते हैं फंक्शन की। न्यूमेरिक की किनको कहते हैं? तो तो 1 2 3 ये हमारी न्यूमेरिक की होती हैं। और मूवमेंट कजर की, तो इनको कहते हैं जो एरो की होती हैं हमारे, उनको मूवमेंट कजर की ये होती है, इनको कहते हैं मूवमेंट कजर की। और मॉडिफायर की किसको कहते हैं? मॉडिफायर की होती है हमारी शिफ्ट की, ऑल्ट की और कंट्रोल की, ये हमारी सभी मॉडिफायर की होती है। तो ऑप्शन नंबर टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पानी के कारण नहीं होती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो दूषित पानी के कारण नहीं होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड किससे फैलता है? तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है और कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो टाइफाइड किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है। और ये कैसे फैलती है? दूषित पानी से। दूषित पानी से फैलती है और बैक्टीरिया से फैलती है। और मैं कॉलेरा की बात करूँ, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है और दूषित पानी से ही फैलता है। और रेबीज की बात करूँ, ये किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है। ये वायरस से फैलता है और दूषित पानी से नहीं फैलता है। ये किसी जीव जंतु द्वारा मनुष्य में पहुंचाया जाता है। जैसे कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग, या मंकी के काटने से होता है रेबीज रोग। तो ये जानवरों द्वारा मनुष्य तक पहुंचाया जाने वाला रोग है रेबीज रोग। और मेनिनजाइटिस, ये बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है और दूषित पानी से ही फैलता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो यह कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो सबसे पहले हम बात करें राज्यपाल की। तो आर्टिकल नंबर 153 या आर्टिकल 153 में क्या लिखा है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। भारत का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में लिखा है। तो आर्टिकल 154 में क्या लिखा है? आर्टिकल 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। और आर्टिकल नंबर 44 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस में लिखा है? आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? तिथि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। आर्टिकल 14 तिथि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। आर्टिकल 50 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वह आर्टिकल नंबर 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 50 है इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और मैं बात करूँ इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो 1887 में इसका अधिवेशन होता है, मद्रास का अधिवेशन। तो इसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब इसके पहले मुसलमान अध्यक्ष बनते हैं और मद्रास अधिवेशन होता है। इसके एक साल बाद ही 1787 के एक साल बाद यानी कि 1788 का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। इलाहाबाद अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बनते हैं? जॉर्ज यूल। और ये कौन होते हैं? पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब इसके पहले मुसलमान अध्यक्ष बनते हैं। मद्रास अधिवेशन होता है 1887 का। और अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करूँ, ये कब बनते हैं? तो आपको जानते होंगे 1940 से 1940 तक 4 साल तक रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष बनते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। और 1923 में भी बनते हैं एक बार अध्यक्ष। 1923 में एक बार अध्यक्ष बनते हैं और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं। 1923 में दिल्ली अधिवेशन होता है इसका। तो अब मैं बात तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो मैं पहले बात करूं आरबीआई की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आप जानते होंगे 1934 के अधिनियम से। 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में गवर्नर हैं 26वें नंबर के। तो अब मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो अजय बंगा। अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बात करूँ भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एसबीआई के? चल्ला श्रीनिवासलू। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एसबीआई के। अब मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ, जिसको कहते हैं आईएमएफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं? सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और कौन कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलके स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया है? यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो हो जाएगा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। तो ऑप्शन हमारी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लेना, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? आप जानते होंगे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति कब आती है? 1957 में आती है। और यह पंचायती त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा करते हैं। और कैसे करते हैं? या कि ग्राम स्तर पर कौन होता है? ग्राम पंचायत होगी। और ब्लॉक स्तर पर क्या होगी? पंचायत समिति होगी। और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ये ऐसे इस त्रिस्तरीय की अनुशंसा करते हैं या बात करते हैं। तो राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो कब आती है? 1957 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोच का सिद्धांत किसने दिया? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कोच का सिद्धांत किसने दिया।
तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इन चारों में से एक क्वेश्चन आने की एनटीपीसी में, क्योंकि एक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बात करूँ सुकन्या योजना कब स्टार्ट हो गई, तो सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं 28 फरवरी 2014 की। तो ये योजना कब स्टार्ट होती है और कौन सी योजना होती है। 28 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 को स्टार्ट होती है, 28 फरवरी 2014 को। और कौन क्वेश्चन में कौन पीएम थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होती है 28 फरवरी 2014 को। अब मैं बात करूँ 15 जुलाई 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है, तो 15 जुलाई 2015 को होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको आप लिख लेना इन योजनाओं को। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट होती है। अब मैं बात करूँ 22 जुलाई 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है, तो 22 जुलाई 2015 को स्टार्ट होती है सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं 25 दिसंबर 2000 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है, तो 25 दिसंबर को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट होती है और किसके द्वारा होती है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मानक समय रेखा कौन सी होती है। भारतीय मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है भारतीय मानक समय रेखा। और ये किस किस राज्य से गुजरती है, तो मैं आपको इसे मैप में समझा सकता हूँ। तो आप मैप देख लेना यहाँ से, ये गुजरती है ऐसे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अपना यूपी, फिर यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा एमपी, यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ये न्यू गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। सो हमारा राइट आंसर होगा, पहले देते हैं यूपी से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसको आप याद कर लेना, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है ऐसे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में पहली पार्टी सम्मेलन में हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 26 दिसंबर 1925 को इसका गठन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत में अम्ल क्षार संयुग्मी युग्मों की अवधारणा को जन्म दिया गया। तो वह किस सिद्धांत में दिया गया था, ब्रोंस्टेड लोई के सिद्धांत में दिया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल क्षार के संयुग्मी युग्मों की अवधारणा ब्रोंस्टेड लोई के, यानी इस सिद्धांत में कहा गया था कि H+ आयन इलेक्ट्रॉन दान देते हैं और H- आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया था। तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, जेम्स ए गोसलिंग के द्वारा। अब आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं, जैसे जेम्स और जैसे जावा, जैसे जेम्स और जैसे जावा। जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी, जेम्स ए गोसलिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, सबसे छोटा एशिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब इनके क्रम की बात करें कि सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक क्रम की इनकी बात करें, तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। एशिया फिर से कौन सा आता है, अफ्रीका। अफ्रीका फिर से कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है अंटार्कटिका। फिर आता है यूरोप और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीपों का क्रम हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यहाँ इसको कहते हैं सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष की बात करें या इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, इनकी बात करें तो वो हो जाएंगी माधवीपुरी बिच।
ये उनकी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे और पहली महिला अध्यक्ष हैं। और सीबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में सीबी की स्थापना होती है। 1988 में सीबी की स्थापना होती है। फिर 1992 में सीबी को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो योजना आयोग की बात करें सबसे पहले, तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। फिर 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग से। और इसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः ही योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। उसके लिए उन्हें कोई चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा। तो स्वतः ही किसी का अध्यक्ष बन जाना पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन थे? तो क्रेकर जॉन मेंडल आनुवंशिक विज्ञान के जनक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और मैं बात करूँ रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक कौन थे? तो 1665 में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में कोशिका की खोज। चार्ल्स डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।